इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन टूल्स में सबसे पहला जो होता है जिसे हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। एक दूसरा टूल है जो रिसेंट और एडवांस टूल कहलाता है, उसे गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ के नाम से पहचानते हैं। गॉस लॉ की ज़रूरत क्यों है और ये कूलॉम्स लॉ हर एक टाइप के फील्ड और पोटेंशियल को क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाता है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो कूलॉम्स लॉ है ये कुछ लिमिटेड कंडीशंस में ही अप्लाई होता है। जब हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी बात करते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस होता है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हमने बात की पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि चार्ज जो है उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि एक ऐसे मैटर की बात कर रहे हैं हम जिस मैटर का साइज छोटा है। ये हम बात करते हैं मैटर के साइज की, और साइज रिड्यूस करते करते हम इतना छोटा ले लेते हैं कि उसको हम बात करने लगते हैं सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में। तो किसी भी मैटर पर ये कहा जा सकता है कि हर एक मैटर एटम्स से मिलकर बना होता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो चार्ज पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहते हैं एटम के, उनको उनके बेस पर हम इसका चार्ज डिफाइन करते हैं। सपोज करो कि किसी मैटर के किसी भी एटॉमिक सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए, उसके बाद में उस पर जो चार्ज रह जाता है एक्सेस में, वो प्रोटॉन्स की वजह से वो रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अमाउंट मटेरियल का हो बहुत छोटा, तो उस छोटे साइज के अमाउंट को हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं, ठीक है। वरना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा कोई चार्ज नहीं होता जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज हमने लिखा है, किसी भी मटेरियल को अगर हम बात करें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की जा रही है, वहाँ पर पॉइंट चार्ज की भी बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे हज़ारों में, मिलियंस में मतलब इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कई हज़ार इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उसमें, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम पॉइंट चार्ज की पहले तो बात ये हो गई। तो ये जो कूलॉम्स लॉ है वो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। लेकिन जैसे जैसे हम मैटर के एक डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि हमने कोई एक वायर ले लिया, उस वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस समय पर कूलॉम्स लॉ फेल हो जाता है। अगर हमने सपोज करो यही सीट ले रखी, इस सीट पर ही चार्ज की बात करें, तो यहाँ पर ये पॉइंट की फॉर्म में नहीं है, तो कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर कूलॉम्स लॉ जो होता है वो फेल हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में भी कूलॉम्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें रिसेंट ये जो गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ है, ये हर टाइप के, किसी भी टाइप के, चाहे वो पॉइंट चार्ज ही क्यों ना सही, चाहे कोई अदर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सही, सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हम इसीलिए इस टूल को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आज। गॉस लॉ को जानना है तो गॉस लॉ को किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या है ये गॉस लॉ, इसको जान लीजिए पहले से। गॉस लॉ तभी समझ में आएगा जब हम जान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज करो ये एरिया है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
गुजर रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, इन लाइंस को, नंबर ऑफ लाइंस को जिस टर्म से रिलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सफिक्स में ई लगाना चाहें लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टर्म होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को डिनोट करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का मतलब हो गया सिंपली नंबर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी सिंपली नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वही हमको यहाँ पिक्चर में स्टडी करना है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी जानना है कि इस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। ये जो फ्लक्स लिखा जाता है ये स्केलर क्यों है, ये दो डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इसीलिए इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये स्केलर है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने एक फार्मूला लिखा है। एक्चुअली जब हम एरिया की बात कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा सा एरिया हमने लिख दिया है, इस बहुत बड़े एरिया के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोई पूछता है कि एरिया बताइए स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो ये एरिया एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम इसको छोटा रिड्यूस करते करते छोटा सा एरिया लिखना चाहेंगे, इस तरह से हमने एरिया बना रखा है, यहाँ एलिमेंट्री एरिया ले लिया। जब हम इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ये जो इसका पॉइंट के रूप में जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एरिया ऑफ सेगमेंट, छोटा सा एरिया सेगमेंट का लेकर उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर लिया जाता है यही इसका एरिया वेक्टर कहलाता है। यही नॉर्मल डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ये क्वांटिटी मिली है, इसलिए ये स्केलर है, ठीक है। और ये नंबर को बता रही है। जब हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट का भी आइडिया आपको रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया के हिसाब से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट हो जाती है। दूसरा, एक और भी यूनिट होती है फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर तो एक पावर मीटर की कैंसिल हो जाएगी, तो ये लिखी जा सकती है वोल्ट इंटू मीटर। पढ़ने का तरीका भी इसका यही है, वोल्ट मीटर, ना कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वोल्टामीटर इज अनदर थिंग, बट यहाँ जो डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो यूनिट है वो वोल्ट मीटर लिखी जाती है। तो ये फ्लक्स के बेस पर हम थ्योरम को समझाएंगे। थ्योरम में हमें फ्लक्स ही जानना है, ठीक है। इस थ्योरम को डिफरेंट सेक्शंस में स्टडी करना है। गॉस थ्योरम के बेसिकली 3 मेन पार्ट हैं जिसमें इसको हमें लेकर समझना है। गॉस थ्योरम का सबसे पहले हमको जानना है स्टेटमेंट क्या है। गॉस थ्योरम का दूसरा जो पार्ट है वो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कि इसका फार्मूला क्या है। फिर हम जानेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करना है। तो ये 3 मेन पार्ट हैं जो गॉस थ्योरम को पूरा करते हैं। उसके बाद में ये जब कंप्लीट हम कर लेंगे पार्ट, देन हमको ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए। वो पार्ट कहलाएगा एप्लीकेशंस का। क्या कहलाएगा? एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो स्टेटमेंट जो लिखा है हमने, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाना है ये जानिएगा। दूसरा हेडिंग क्या लिखा है हमने? वो लिखा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा फार्मूला सबको याद हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला जो होता है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो लिखा जाता है इस तरीके से, फाई ई इक्वल टू दिस वन। ये जो रिजल्ट लिखा है इस इक्वेशन को देख लीजिए। ये इक्वेशन अगर हम वर्ड्स में लिख दें तो वही कहलाएगा इसका स्टेटमेंट। है क्या एक्चुअली? सिंपली ये लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी एक गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस का मतलब होता है जैसे सपोज करो ये चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड हमको इसको घेरना है। तो घेरने के लिए क्या है कि इसके चारों तरफ एक घेरा बनाएंगे, एक सरफेस इमेजिनरी हम प्लॉट कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, वो इमेजिनरी सरफेस ही गॉसियन सरफेस कहलाता है। ठीक है, और ये डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप का होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज का अगर केस लिया जाएगा देन इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल शेप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ स्फेरिकल शेप आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे जो लिखा जाएगा वो हम स्फेरिकल सरफेस लेकर ही यहाँ एग्जाम्पल के रूप में इसी को प्रूफ करेंगे। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का इस इक्वेशन के बेस पर सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम कैसे लिखें वही स्टेटमेंट हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, सरफेस कैसा? क्लोज सरफेस। इसको देखिए यहाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमने कहा कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर कुछ चार्ज फिल किया हुआ है, वो टोटल चार्ज हमने एज्यूम कर लिया है Q। ठीक है, तो क्या होगा कि इस Q की वजह से कुछ फील्ड यहाँ जनरेट होगा क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पर माना है। ठीक है, तो रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बहुत सारी लाइंस ये जनरेट करेगा यहाँ। इसी तरीके से इस सरफेस के अंदर चार्ज Q है, Q को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो फैक्टर है ये टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टोटल बता देती है। ठीक है, और ये इंटीग्रल जो लिखा है यहाँ S लिखा है, इट मीन्स ये सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन कर रहा है। ठीक, और यहाँ जो ये लाइन कर्व जो क्रॉस किया हुआ है ये बताता है कि ये सरफेस जो है वो क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड। मतलब जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड कोई ओपन सरफेस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, वरना हम अगर बैलून की बात करें तो बैलून के अंदर आप जैसे एयर फिल कर देते हो तो वो बाउंडेड हो जाता है, वो कहलाता है क्लोज सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is always equal to the 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। लेकिन ये सरफेस होगा कहाँ? ये सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये चीज़ इसमें और ऐड करनी है, ये इसमें चीज़ और ऐड करनी है। तो स्टेटमेंट को आइडियली कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम means it states that the total electric flux passing through any closed surface in the given electric field is always equal to the 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। ठीक है, this will be the statement of Gauss theorem। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, हमने कहा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इसी को हमने यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में लिख रखा है। थर्ड जो मेन पार्ट इसका शुरू होता है वो है प्रूफ। क्या है? प्रूफ। ठीक, तो प्रूफ को इसको ये इक्वेशन को हम कैसे प्रूफ करें, इस प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत होती है उस एजम्पशन की जो कहीं ना कहीं फिगर से जुड़ जाती है। तो हमने यहाँ पर एक फिगर कंसीडर किया है। यहाँ ये एज्यूम किया है कि एक चार्ज है Q, जिस चार्ज Q को पॉइंट O पर यहाँ रखा हुआ मान लिया है और इसके अराउंड स्फेरिकल सरफेस कैपिटल R रेडियस का
कितने रेडियस का, r रेडियस का ये एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है, इसके अंदर चार्ज q है, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, ठीक है। तो हमें पूरे सरफेस से फील्ड लाइंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये सरफेस छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेस एरियाज से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इमेजिन करो जैसे कि वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, तो उसमें छोटे छोटे कलर्ड पैजेस लगे हुए होते हैं ना, तो ऐसे मान लो कि एक पोर्शन जो है इसका एलिमेंट्री सरफेस एरिया जो यहाँ हमने ले रखा है वो है एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds। क्या ले रखा है, एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds ले रखा है पॉइंट P पर, और इस चार्ज Q की वजह से इससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। कितना है, E, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड जो है वो E ले रखा है, और ये जो सरफेस एरिया एलिमेंट्री लिया है वो है ds। इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो इस रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि यहाँ जो स्फेरिकल सरफेस है इस पर टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट पर हमेशा सेंटर से जो मिलाने वाली लाइन होती है, मीन्स जो रेडियस होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, मीन्स इस पॉइंट पर नॉर्मली इसी लाइन के अलोंग इस ds की डायरेक्शन होगी। इट मीन्स द एंगल बिटवीन E एंड ds विल बी 0। इट इज ओनली फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर अदर सरफेस इट वेरीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस एलिमेंट्री पार्ट से पास होने वाला हमें फ्लक्स चाहिए, फिर उसके बाद में यही छोटे छोटे जितने सरफेस एरियाज हैं उन सारे सरफेस एरियाज को हम इंटीग्रेट करके, क्योंकि ये सरफेस कंटिन्यूअस है, तो हम इंटीग्रेट करके टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इंटीग्रेशन ही क्यों, समेशन क्यों नहीं, इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि सरफेस को हम यहाँ कंटिन्यूअस सरफेस ले रहे हैं सिर्फ इस वजह से, ठीक है। अगर यही सरफेस हम डिस्क्रीट सरफेस लेते तो उस कंडीशन में ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको समेशन का यूज़ करना होता। तो हम यहाँ प्रूफ समझेंगे कि प्रूफ को कैसे हमें करना है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं आप इसे, क्या कह सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना है, ओके। तो बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर प्रूफ की बात कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे, लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R. It can be assumed the total surface, spherical surface can be assumed made of so many elementary areas ds. So the elementary flux passing through this elementary surface area can be written by this formula, d phi equal to E dot ds as per the definition of electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग ये जो हमने लिखा है ये क्या है, इट इज द एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through elementary सरफेस एरिया ds, एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds से पास होने वाला फ्लक्स है ये, ठीक है। ये जो लिखा है हमने E डॉट ds, यहाँ क्या है एक्चुअली, यहाँ देखना ये है आपको कि E डॉट ds अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट फार्मूला A डॉट v इक्वल टू फार्मूला होता है AB cos थीटा, इसी के अकॉर्डिंग
इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डी फाई की वैल्यू लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया ds, area vector, normal area vector ds and electric field E. What in this figure, spherical surface थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। किस केस में? ये है स्फेरिकल सरफेस के केस में। किस केस में? स्फेरिकल सरफेस के केस में। इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1। ये वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे, देन यू विल फाइंड डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। ये इक्वेशन मिल गई आपको 2। इक्वेशन नंबर सपोज कर लो ये 1 है, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। यहाँ से एलिमेंट्री फ्लक्स आपने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पूरे सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स। क्या चाहिए हमें? टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जब हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इसे। क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करना होगा टोटल सरफेस कैलकुलेट करने के लिए। द टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए। टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई। जो इंटीग्रल है क्लोज सरफेस इंटीग्रल हम यहाँ लेंगे, इंटीग्रल डी फाई। और डी फाई की वैल्यू क्या है? डी फाई की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है ई डी एस। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, इंटीग्रल ई डी एस। अब देखना ये है कि जो फील्ड है इस P पॉइंट पर वो है E। E एक्चुअल में क्या है? E है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फार्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप देख लीजिए कि यहाँ पर Q और आर स्क्वायर, दो के अलावा बाकी की ये जो टर्म है वो है कांस्टेंट। तो E डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात अगर करें हम, तो ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन आर स्क्वायर है। चार्ज हम बदल नहीं रहे हैं, ये कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस R की वैल्यू पूरे सरफेस पर इस पॉइंट O से इस सरफेस पर लिए गए इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए हमेशा एक जैसी रहेगी। तो उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट पर, सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स ये जो E है इट विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट लाइज ऑन दिस स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? कांस्टेंट वैल्यू को इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे और रिजल्ट आएगा फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और डी एस का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 4 पाई सबने सुना है ना? 4 पाई सुने हो, उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या आ जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में ये रिजल्ट आ गया है इक्वेशन नंबर 3 के रूप में। लेकिन ये बहुत अच्छे से जानो कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या है। वो फील्ड E की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। ठीक है, और वो फील्ड E की वैल्यू क्या होगी? वो फील्ड E की वैल्यू होगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? देयरफॉर फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया? फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यही
इसकी यूनिट की बात करें तो वोल्ट इंटू मीटर लिखी जाएगी। ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी? वोल्ट इंटू मीटर, अदरवाइज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही इसका स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसके आगे हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके इस स्टेटमेंट को आप चाहें तो डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक से ज़्यादा चार्ज होते, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, इस तरह से बहुत सारे चार्जेज अगर यहाँ होते, ठीक है, तो हमें क्या करना था? तो उस कंडीशन में जो चार्ज है वो चार्ज हमें तो टोटल चाहिए ना। ये एक्चुअली चार्ज होता है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज के रूप में हम समेशन Q कर सकते हैं। वो लिखा जा सकता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, इस फॉर्म में। चूँकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर समेशन किया हुआ है, इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है ना। अगर वो पॉइंट के रूप में डिफरेंट पोजीशन पर चार्ज हैं तब ऐसा होगा। अदरवाइज अगर यहाँ मटेरियल कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मटेरियल के लिए क्या करना है? उस केस में ये जो चार्ज होगा वो हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओवरऑल ये वैल्यू आपकी यही कहलाती है गॉस थ्योरम। क्या कहलाती है ये? गॉस थ्योरम, ठीक है। तो क्लियर हो गया? फाइनली आपने देख लिया कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, ठीक है।